नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है बोरीवली टू बांद्रा कहानियों की रेलगाड़ी सीज़न 1। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूं और कहानी का नाम है पहली कमाई यानी कि फर्स्ट इनकम। किसी की भी ज़िंदगी में जो पहली कमाई होती है वो उसे याद रह जाती है। कोई पहली कमाई से अपने मम्मी पापा के लिए कपड़े खरीदता है, माँ के लिए साड़ी, पिताजी के लिए पैंट शर्ट, और कोई जो है भगवान के पास जाता है दर्शन करने के लिए, मंदिर जाता है, और कोई दोस्तों के संग पार्टी करता है। हर आदमी का अलग अलग अनुभव होता है उसकी पहली कमाई के साथ। मैं ये कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं भी अपना अनुभव एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मेरी पहली कमाई कितने रुपए की थी और कहां से वो पहली कमाई आई थी। ये बात 2005 की है। मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था और मेरे एक दोस्त हैं दिलीप सिंह, वो लिरिक्स लिखते हैं, फिल्मों में गाने लिखते हैं, एल्बम्स में भी गाने लिखते हैं। तो हम दोनों उस समय एक्टिंग में ट्रेनिंग ले रहे थे, वो लिखने का भी साथ में काम करते थे। तो एक दिन दिलीप जी मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि संजीव एक काम है, करेगा? मैंने कहा कर लूँगा, पैसे मिलेंगे? बोला हाँ मिल जाएंगे। तो दिलीप भाई ने बोला कि एक मैजिशियन है, जादूगर हैं, उन्हें 2 असिस्टेंट चाहिए, हेल्पर चाहिए, जो उनकी जब वो शो करें जादू का तो उनको हेल्प करने के लिए 2 लड़के चाहिए थे। मैंने कहा मैं कर लूँगा। बात हो गई और उसके बाद फिर हम दोनों द्वारका गए। वहीं पे उन मैजिशियन का घर था, उनका घर वहीं पर था, और हम दोनों वहाँ गए और जो भी वो मैजिक बॉक्स होता है जिसमें वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं वो सब कुछ ले करके हम लोग दिल्ली के प्रगति मैदान पर पहुँचे। और रात को 7:30 या 8 बजे के आसपास शो स्टार्ट होने वाला था। तो वहाँ 2-3 घंटे पहले पहुँचकर जो भी सारा सेटअप करना था वो करके हम लोग वहाँ पर ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में बिल्कुल और ग्लव्स पहन के बिल्कुल छोटे मैजिशियन लग रहे थे, जादूगर लग रहे थे। फिर वो मैजिक का शो स्टार्ट हुआ और जो भी हम लोगों को हेल्प करना था या कुछ जब वो जादू कर लेते थे तो जो वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह छोड़ देते थे उसे इकट्ठा करके रखना था। ये सारा काम करने के बाद पैकअप हुआ। वापस हम लोगों ने वो प्रॉपर्टीज़ को ऑटो में लोड किया, मालगाड़ी मतलब ऑटो गाड़ी में जिसमें माल ढोते हैं उसमें लोड किया और उसे ले करके वापस उनके घर द्वारका पहुँचे। और वो सारा प्रॉपर्टीज़ बॉक्स वगैरह रख करके, और उन सर ने, जादूगर जो थे, उन्होंने हम दोनों को 500-500 रुपये दिए। तो मेरी पहली कमाई जो थी वो 500 रुपये की थी। और उस 500 रुपये से अगले दिन मैं दिल्ली के दरियागंज गया। वहाँ पर संडे को एक मार्केट लगता है जिसमें पुरानी किताबें मिलती हैं। क्योंकि मैं एक्टिंग सीख रहा था तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मैं बहुत पढ़ता था। तो मैं दरियागंज गया और वहाँ से 500 रुपये में जितनी भी किताबें आ सकती थी वो मैं ख़रीद लिया, और ख़रीदने के बाद उस किताब को पढ़ा। तो ये थी मेरी पहली कमाई, और ये पहली कमाई का जो ये यादगार पल था वो ये था। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है पहली कमाई। ऋतिक पिछले 2 साल से थिएटर में एक्टिंग सीख रहा है। इस बारे में उसके घर वालों को कुछ पता नहीं है। इस साल उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। थिएटर में उसके 2 दोस्त और हैं, एक का नाम पार्थ है और दूसरे का नाम नमन। इन तीनों ने डिसाइड किया कि ये तीनों ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई जाएंगे। ऋतिक को विश्वास है कि वो अपनी एक्टिंग के दम पर फिल्मों में ज़रूर कामयाब होगा। उसका मनोबल इसलिए भी ऊंचा है क्योंकि उसके थिएटर ग्रुप के सभी लोग उसकी एक्टिंग की बहुत तारीफ करते हैं। ऋतिक एक मध्यम परिवार का लड़का है। पापा उसके मिठाई की दुकान चलाते हैं और मम्मी घर संभालती है। घर में एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। एक दिन ऋतिक अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसकी पहली कमाई लाखों में होगी। उसकी माँ घबरा जाती है, बोलती है बेटा तू कुछ उल्टा सीधा काम तो करने नहीं जा रहा है? वो बोलता है नहीं माँ, सीधे रास्ते से भी इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। ऋतिक ने अपनी माँ को कहा माँ मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, और तू तो जानती है कि एक्टर्स लाखों करोड़ों में कमाते हैं। उसकी माँ घबरा जाती है और बोलती है तेरा दिमाग तो ठीक है, तेरा दिमाग तो ठीक है, ये कहाँ तुझे अचानक एक्टर बनने का भूत पकड़ लिया? ऋतिक ने बोला माँ मैं पिछले 2 सालों से एक्टिंग पर काम कर रहा हूँ। सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मुंबई में ज़रूर कामयाब होऊंगा। माँ बोली नहीं बेटा,
नहीं, ये रंगीन सपना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन हजारों लाखों में कोई एक कामयाब हो पाता है। बेटा अपनी आगे की पढ़ाई कर और जिंदगी में सेटल हो जा। लेकिन ऋतिक मानने को तैयार नहीं था। उसके पापा ने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में उसके पापा ने उससे पूछ लिया कि तू बोल रहा था तेरी पहली कमाई लाखों में होगी, इसका क्या तर्क है? कितने एक्टर्स हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, क्या वो सब लाखों में कमाते हैं? ऋतिक ने बस इतना कहा कि इसका जवाब समय देगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लाख समझाने के बाद भी ऋतिक नहीं माना। वो नमन और पार्थ के साथ मुंबई चला गया। गुस्से में उसके पापा ने साफ कह दिया कि जाना है तो जा, लेकिन मैं एक भी रुपए की मदद नहीं करूंगा, जो करना है अपने दम पर करना। शुरुआत में जब वो मुंबई गया तो पार्थ और नमन ने 6 महीने तक उसका खर्च उठाया। इन 6 महीनों में ऋतिक ने एडिटिंग सीख ली और उसके बाद उसकी एडिटिंग में नौकरी लग गई और उसका खर्च निकलने लगा। साथ ही साथ वो फिल्मों में काम पाने के लिए कोशिश भी करने लगा। ऋतिक ने एक्टिंग के काम को जितना आसान सोचा था, ये उससे कहीं ज़्यादा कठिन निकला। काम तो मिलता, लेकिन छोटा मोटा। उस काम से भविष्य नहीं बन सकता था। देखते देखते उसे मुंबई में स्ट्रगल करते हुए 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ था जिसके ऊपर वो या उसका परिवार गर्व कर पाए। हमेशा उसे ये लगता कि वो जवानी के अपने बेहतरीन साल सिर्फ इस इंतज़ार में बर्बाद कर रहा है कि एक दिन वो बड़ा एक्टर बन जाएगा। लेकिन ये सपना रेगिस्तान में बने मिराज की तरह है, जहां हर बार लगता है कि बस अब पानी मिल जाएगा, लेकिन पानी कभी नहीं मिलता। वो मात्र एक भ्रम है और इस भ्रम में कितनों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। नमन और पार्थ इस काम को छोड़कर वापस जा चुके थे। ऋतिक भी अब वापस जाना चाहता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोच सोचकर वो जा नहीं पा रहा है। अंदर से वो जान चुका था कि जो वो यहां बनने आया था वो बन पाना उसके लिए नामुमकिन है। एक दिन उसकी मम्मी का फोन आया। वो बोलने लगी, बेटा आजकल पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो तुझे याद करके बहुत रोते हैं। घर आ जा बेटा, आकर घर की जिम्मेदारी संभाल ले, अपने पापा को संभाल ले। उन्हें देखकर लगता है कि वो ज्यादा दिन तक शायद जी ना सके। ये कहते कहते उसकी मां रोने लगी। ऋतिक भी रोने लगा। उसने सोचा यहाँ घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपने घर चला जाऊं। दुनिया मेरे बारे में चाहे जो सोचे, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं मुंबई में हीरो नहीं बन पाया तो यार रुकने का क्या फायदा? रोजी रोटी तो मैं अपने घर पर जाकर भी कमा सकता हूँ। उसने अपना बैग पैक कर लिया और सोचा कि अगले सप्ताह वापस जाना ही है, एक बार मुंबई घूम लूं और दोस्तों से भी मिलाऊं। अगले दिन 21 मार्च को यह घोषणा हुई कि 22 मार्च को पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लगेगा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा था। हिंदुस्तान भी उसकी चपेट में आ गया था। ऋतिक टीवी पर यह समाचार देख रहा था। जनता कर्फ्यू के दिन लोगों ने थाली बजाकर, घंटी बजाकर और पटाखे फोड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया कि वो कोरोना वायरस को मिलजुल कर जरूर हराएंगे। इसी बीच उसे खबर मिली कि देश में कोरोना महामारी की वजह से 2 महीने का लॉकडाउन लग गया है। वो अपने पापा को देखने के लिए जल्द से जल्द घर जाना चाहता था, लेकिन अब घर में रहने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। धीरे धीरे दिन कटने लगे। वीडियो कॉलिंग और फोन पे बात कर कर के भी मन अब उब चुका था। जो मजा खुली हवा में जीने में है वो घर के अंदर कमरों में नहीं है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर घर में रह रहे लोगों के दिमाग पर पड़ा। कितने लोग अवसाद में चले गए, घरेलू हिंसा बढ़ गए, कितने लोगों ने मर्डर कर दिए। और इन सब में सबसे खतरनाक ये न्यूज़ थी कि करीब 20 से 25 स्ट्रगलर एक्टरों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। और कुछ पागल भी हो गए। लॉकडाउन का असर अब उसके दिमाग पर भी पड़ने लगा। ना चाहते हुए भी उसे चिंता होने लगी। अजीब अजीब डरावने ख्याल आते। अपनी नाकामयाबी का ख्याल उसे डरा देता। अपने पापा के बारे में सोचकर वो डर जाता। इन्हीं अजीब अजीब ख्यालों के बीच उसके दिन कटने लगे। एक दिन उसने सोचा पता नहीं ट्रेन कब चलेगी। इस तरह घर में घुटने से अच्छा है कि मैं पैदल ही घर चला जाऊं। वहां कम से कम अपने घर वालों के साथ रहूंगा। वो घर से पैदल निकला भी, लेकिन मुंबई के बॉर्डर पर पहुंचते ही पुलिस वालों ने आगे जाने से रोक दिया। अलग अलग तरीकों से वो घर वापस जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जा नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि सरकार मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है।
पहले फॉर्म भरना होगा, फिर जिसका नंबर आएगा उसे सरकार उसके शहर या गांव भेजेगी। प्रयास करते करते ऋतिक का नंबर भी आ गया। जाने से पहले उसने अपना कोरोना टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव निकला। उसे ट्रेन में सीट मिल गई। वो बहुत खुश भी था कि वो वापस अपने घर जा रहा है। 24 घंटे का सफ़र करके वो अपने शहर पहुंचा। यहाँ पहुंचने पर उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। इन्हीं 14 दिनों में न जाने कैसे उसे भी कोरोना हो गया और उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि ऋतिक कोरोना की वजह से मर गया। जब ये बात ऋतिक के मम्मी पापा को पता चली तो उनके होश उड़ गए। उन्हें अपने बेटे के आखिरी दर्शन के लिए बुलाया गया। एक शीशे की बनी दीवार के अंदर उनके बेटे की लाश पड़ी हुई थी और बाहर मां बाप दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। ऋतिक हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया था। कुछ दिनों के बाद ऋतिक के घर 2 सरकारी ऑफिसर आए और उन्होंने ऋतिक की मां को 5 लाख रुपए का चेक दिया जो सरकार की तरफ से भेजा गया था। क्योंकि ऋतिक की मौत सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन सेंटर की लापरवाही से हुई थी, इसलिए 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया गया था। ऋतिक की मां ने 5 लाख रुपए का चेक लिया। उसे ऋतिक की कही बात याद आ गई कि मां, मेरी पहली कमाई लाखों में होगी। वो चेक ऋतिक की मां के आंसुओं से भीग चुका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी पहली कमाई। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। जो भी लगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक दें, मुझे इंतज़ार रहता है। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।